सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दौरा लाहौर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दौरा लाहौर पर हैं और इस वक्त वो गवर्नर हाउस में पहुंच चुके हैं। आपको मनाजर भी दिखा रहे हैं, उनकी आमद के मनाजर हैं ये। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो कि दौरा लाहौर पर हैं, इस वक्त गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। ये उस वक्त के मनाजर हैं जब वो गवर्नर हाउस पहुंचे। आपको मनाजर भी दिखा रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहर लाहौर पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दौरा लाहौर पर हैं और इस वक्त वो गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दौरा लाहौर पर हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। उनकी आमद के वक्त के मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। सदर मुमलिकत शहर लाहौर में पहुंच चुके हैं और दौरा लाहौर पर हैं। इस वक्त गवर्नर हाउस में वो मौजूद हैं। आमदन से जायद असासों का केस नैब ने हमजा शहबाज शरीफ को कल दिन 11 बजे तलब कर लिया। हमजा शहबाज शरीफ को मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म भी दिया गया। जराये के मुताबिक ऐसा बताया गया है, जबकि नैब जराये का यह भी कहना है कि हमजा शहबाज से मुख्तलिफ अकाउंट से फंड्स मुंतकिल होने बारे तफ्तीश की जाएगी। आपको बताएं कि आमदन से जायद असासों का केस है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को कल दिन 11 बजे तलब किया गया है। नैब की जानिब से तलबी के अहकामात जारी किए गए हैं। हमजा शहबाज शरीफ को कल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म भी दिया गया है। हमजा शहबाज से मुख्तलिफ अकाउंट से फंड्स मुंतकिल होने बारे तफ्तीश की जाएगी, जबकि सलमान शहबाज के अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल कर ली गई हैं। नैब जराये के मुताबिक ये बताया गया है। आमदन से जायद असासाजात केस का ये मामला है। नैब की जानिब से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की तलबी के अहकामात जारी किए गए हैं और कल बरोज जुमा उन्हें दिन 11 बजे तलब किया गया है। हमजा शहबाज शरीफ को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने के अहकामात जारी किए गए हैं। नैब जराये का यह भी कहना है कि हमजा शहबाज से मुख्तलिफ अकाउंट से फंड्स मुंतकिल होने बारे तफ्तीश की जाएगी। साथ ही साथ नैब जराये की जानिब से यह भी बताया गया है कि सलमान शहबाज के अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल कर ली गई हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इस्लामिक बैंक कैलवरी ग्राउंड ब्रांच में नामालूम अफराद का बैंक मैनेजर पर तशद्दुद। बैंक में घुसकर दो नामालूम अफराद ने बैंक मैनेजर हम्माद को तशद्दुद का निशाना बनाया। बैंक मैनेजर पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। बैंक में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने भी नामालूम अफराद को तशद्दुद करने से ना रोका। बैंक मैनेजर ने थाना जनूबी छावनी में नामालूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। इरफान मलिक से ये जान लेते हैं। इरफान, बताएगा क्या माजरा है, अब तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कैवलरी ग्राउंड के इलाके में पेश आया, जहां पे बैंक इस्लामिक के अंदर जो नामालूम अफराद घुसे और उन्होंने बैंक मैनेजर हम्माद जिसका नाम है उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पे आई है, जिसके अंदर ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 3 से 4 अफराद जो हैं वो बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने बैंक मैनेजर हम्माद जो वहाँ पे मौके पे बैठे हुए थे उनको आते ही घूसों और मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से हम्माद जो बैंक मैनेजर है उनका ये कहना था कि वो बैंक में अंदर मौजूद थे। जब कुछ लोग बैंक के अंदर उनके कैबिन की तरफ आते हुए देखे गए तो उनसे पूछा गया कि आप बैंक में किस काम के लिए आए हैं, आपकी मुश्किल जो है वो हल की जा सकती है जिस काम के लिए वो अगर आए हैं। तो ये सुनना ही था कि उन्होंने उससे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जब मंजर आम पे आई तो इसके बाद अब बैंक मैनेजर हम्माद की जानिब से थाना जनूबी छावनी के अंदर दरख्वास्त दे दी गई है, जिसमें पुलिस ने दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है और अब दरख्वास्त के ऊपर मेडिकल करवाया जा रहा है उस बैंक मैनेजर का, जिसके बाद जो है मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे एसएचओ ने आईजी का सर्विस डिलीवरी का मोटो 1 माह में रौंद कर रख दिया। शहरियों की सुनवाई के लिए एसएचओस को रोजाना 2 घंटे दफ्तर में मौजूद रहने का हुक्म दिया गया था। औसतन रोजाना 1.5 माह बाद ही 180 से ज्यादा एसएचओस के दफातर में कैमरे बंद, जबकि 70% एसएचओस दफातर में मौजूद ही नहीं होते। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने सूबे भर में अफसरान को उनकी मर्जी की तैनातियां और सर्विस डिलीवरी को अव्वलीन तरजीह बनाने का हुक्म दिया था। इस पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम थानों में एसएचओस के दफातर में कैमरे नस्ब करवाए गए थे और हिदायत जारी की गई थी कि एसएचओस रोजाना 2 घंटे दफातर में शहरियों की शिकायत सुनेंगे।
DIGIT की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर के थानों में नस्ब कैमरे खराब होना शुरू हो गए हैं और सूबे भर के थानों में से 25% कैमरे बंद हैं, जबकि 10% थानों में SHOs भी अपने कमरों में नहीं पाए गए। लाहौर के 18% थानों के कैमरे बंद पाए गए, जिस पर DIGIT जुल्फकार हमीद ने मुतल्लिका DPOs और SP से रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसके बाद सख्त एक्शन मुतवक्के है। ऑफशोर कंपनियां बनाने और आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम खान जुडिशल रिमांड में 20 अप्रैल तक तौसीक कर दी गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने नैब को रेफरेंस पेश करने का हुक्म दिया था, ताहम नैब की जानिब से रेफरेंस पेश न करने पर अदालत ने पूछा तो नैब ने बताया कि तफ्तीश हो रही है, रेफरेंस जल्द दायर कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मजीद बताया गया कि मजीद रिकॉर्ड हासिल करना है, जिसके बाद रेफरेंस अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फाइनल रिपोर्ट पेश करना आपकी जिम्मेदारी है, आप आहिस्ता काम कर रहे हैं, कुछ तेजी दिखाएं। साहब अदालत के जज ने अलीम खान के वकील से इस्तफसार किया कि नैब तफ्तीशी कहते हैं कि अलीम खान ने रिकॉर्ड छुपा रखा है, जिस पर वकील ने नैब का इल्जाम रद्द करते हुए कहा कि हम तमाम रिकॉर्ड नैब को फराहम कर चुके हैं और अब्दुल अलीम खान तो जेल में हैं, रिकॉर्ड कैसे छुपा सकते हैं। अदालत ने रेफरेंस जल्द जमा कराने की हिदायत करते हुए जुडिशल रिमांड में 20 अप्रैल तक तौसीक कर दी। पेशी से कब्ल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जानिब आने वाले एक तरफ के रास्ते पर कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया। रास्ते बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42। अब आपको बताएं, एपका 2 धड़ों में बंट गया। जियाउल्लाह चौधरी ग्रुप के बाद ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद ग्रुप भी मैदान में आ गया। मुतालिबात के हक में पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरा, तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालिबा भी कर दिया। फारान यामीन की रिपोर्ट। एपका की जानिब से किए गए मुजाहिरे की क़यादत मरकजी सदर एपका पाकिस्तान हाजी इरशाद ने की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की तरह पूरे पंजाब के मुलाजमीन को हाउस रिक्विजिशन, यूटिलिटी अलाउंस और तनख्वाहें सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के बराबर की जाएं, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस और मैरिज ग्रांट स्कॉलरशिप का भी वादे के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुजाहिरीन की जानिब से पहले रोड ब्लॉक की गई, इसके बाद असेंबली जाने की कोशिश की गई। एपका के मरकजी सदर हाजी इरशाद ने ऐलान किया कि 1 मई तक हर मंगल को मुलाजमीन अपने दफातर के सामने, जबकि हर जुमेरात को पंजाब असेंबली के सामने मुजाहिरा करेंगे और 2 मई को इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ फारान यामीन, सिटी 42। उधर सिविल सेक्रेटेरिएट मैदान जंग बन गया। सरकारी इंजीनियर्स और वकला के माबैन वकील की गाड़ी को रास्ता न देने पर मामूली झगड़े से बात हाथापाई तक जा पहुंची। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पंजाब गवर्नमेंट एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स ने टेक्निकल अलाउंस में इजाफे के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दिया, जहां वकील को रास्ता न देने पर मामूली झगड़ा मैदान जंग बन गया। वकला ने अपने दीगर साथियों से राबता किया तो मजीद वकला ने धरने में धावा बोल दिया, जिस पर मामला मजीद बिगड़ गया और इलाका मैदान जंग बन गया। इस मौके पर पुलिस हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस ने 30 मिनट के बाद वकला और इंजीनियर्स के दरमियान होने वाले तसादुम में मुदाखलत की, जिस पर वकला ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। सरकारी इंजीनियर्स का कहना है कि उनके धरने पर PTI के वकला ने धावा बोला। वकला ने धरने में लाए गए कालीन भी जला दिए और फिर खुद रोड को ब्लॉक किए रखा। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा अली रामे, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पुलिस मोबाइल ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 22 साला शहरियार जाम बहक फैजान शदीद जख्मी। लवाहिकीन ने लाश रोड पर रखकर एहतजाज किया। मुकदमा दर्ज होने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। लारी अड्डा के मकाम पर पुलिस वैन की टक्कर से 5 बहनों का इकलौता भाई शहरियार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी शहरियार दोस्तों फैजान और जमान के साथ घर जा रहा था। पुलिस वैन की टक्कर से फैजान भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शहरियार के लवाहिकीन ने लाश रोड पर रख कर एहतजाज किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। लवाहिकीन का मुतालबा था कि पुलिस मुकदमा दर्ज करे। हम यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने यहाँ पे आकर हमें साइड करा दिया। हम फुटपाथ में लगे हैं, उसके बाद नहीं हमें पता, हमें अपनी पड़ गई है वहाँ पे। भाई की तो देख उसी मौके पे डेथ हो गई है। उन्होंने आए नीचे, इनको देखा है, देख के गाड़ी घुमा के ना, मोबाइल था उनके हाथ में, पता नहीं इनका था या उनका था, गन भी दी फेंकी है। जब रिक्शा वाले सारे इकट्ठे हुए हैं
तो उन्होंने यहाँ से डाला भगा दी उस वक्त। LG 713 713 ये ਤੇ उनकी गन ਇੱਥੋਂ है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਮੋਰੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਨ ਨਹੀਂ ਗਨ ਗਈ ਇਹ ਗਨ ये नहीं वाली वाकई की इत्तला मिलते ही एसपी सिटी जमफर अली शाह और एसपी कैंट शहबाज इलाही मौके पर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद तमाम अहलकार और पुलिस वैन उनके कब्जे में है। पुलिस मुलाजमीन से पूछताछ जारी है। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। थाना रावी रोड की गाड़ी थी, तो उसके हम इस वक्त हमारे अपने पास है, हमारे कब्जे में है, तो हम उसे तहकीक कर रहे हैं। जो उसके अंदर अफसरान थे उनको वो भी हमारे पास हैं, हम उनसे भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। जैसे ही हमें मजीद मालूमात सर्टेन होती हैं हम इंशाल्लाह मीडिया से भी शेयर करेंगे। लवाहिकीन के एहतजाज पर वाक़े में मुलव्विस पुलिस मुलाजमीन ट्रेनी SI राहिल मकबूल, मोहम्मद अमीन गनमैन, कांस्टेबल नदीम और ड्राइवर मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से वार्डन्स को चालानों का टारगेट दे दिया गया, यानी शहरी होशियार रहें क्योंकि अब 8 घंटे ड्यूटी के दौरान 10 चालान करने लाजमी करार दिए गए हैं। टारगेट पूरा ना करने वाले वार्डन्स को ड्रिल की सजा होगी। ट्रैफिक वार्डन्स को मनामा पुलिस लाइन में ड्रिल की सजा दी जाने लगी। आबिद चौधरी से ये जान लेते हैं। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की मारी आवाम से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स को एक नया टास्क दे दिया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ट्रैफिक वार्डन्स को ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर 10 चालान करने का टारगेट दिया गया है। इस तरह एक ट्रैफिक वार्डन महीने में 300 चालान करेगा। अलबत्ता दूसरी जानिब शहरियों के हवाले से कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए पहले ना तो उनको आगाही दी जा रही है और ना ही उनको वार्निंग दी जा रही है, बल्कि धड़ाधड़ चालान कर दिए जाते हैं, जिसमें सिर्फ उनका मकसद जो है वो टारगेट पूरा करना है। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भी इसमें तशवीश पाई जा रही है, जिनका कहना है कि आला हुकाम की जानिब से उनको जो है हदायत तो जारी कर दी गई हैं रोज़ाना की बुनियाद पर चालान करने की, लेकिन जो ट्रैफिक वार्डन चालान का टारगेट मुकम्मल नहीं करता उसको ड्रिल समेत मुख्तलिफ सज़ाएँ देना शुरू कर दी गई हैं। जिसके बाद ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जिनमें खसूसन शादरा, रायवेंट, सुंदर, मांगा मंडी समेत दूसरे इलाके शामिल हैं, वहाँ से ड्यूटी ख़त्म होने के बाद इन ट्रैफिक वार्डन्स को ट्रैफिक पुलिस लाइन मनामा पहुंचना पड़ता है, जहां पर उनको ड्रिल की सज़ा दी जाती है और वहां पर ड्रिल की सज़ा मुकम्मल होने के बाद वो वापस घरों को जा सकते हैं। इस वाले से शहरियों और ट्रैफिक वार्डन्स दोनों की जानिब से इस फैसले को गलत करार दिया गया, जिनका कहना है कि शहरियों को पहले आगाही दी जाए, उसके बाद वार्निंग दी जाए और फिर उनके चालान किए जाएँ। लेकिन ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स को ये टारगेट दिया गया है कि हर ट्रैफिक वार्डन रोज़ाना की बुनियाद पर 10 चालान करेगा। ठीक है आबिद, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और फजाई टिकटों को भी पर लग गए। नए पाकिस्तान में शहरियों के लिए फजाई सफर करना मुहाल हो गया। लाहौर से कराची का किराया 14,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए तक कर दिया गया। एयरलाइंस की जानिब से किरायों में अज खुद इजाफे पर सिविल एविएशन इंतजामिया खामोश है। मुसाफिरों को एयरलाइंस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। फिजाई किरायों में इजाफे के हवाले से ज़राए ने इंकशाफ किया है कि PIA इंतजामिया ने लाहौर से कराची का टिकट 30,135 रुपए का कर दिया है, जबकि एयर ब्लू का लाहौर से कराची का टिकट 26,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ज़राए का कहना है कि सिरिन एयर का लाहौर से कराची का किराया 36,000 रुपए तक पहुँच गया है। 3 हफ्ते कबल लाहौर से कराची किराया 14 से 20,000 रुपए तक था, जबकि 3 हफ्ते कबल लाहौर से कराची रिटर्न टिकट 26 से 28,000 रुपए में मुयस्सर था। ज़राए के मुताबिक PIA, एयर ब्लू और सिरिन एयर की जानिब से अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारों की तादाद में कमी और परवाजों की मनसूखी के बायस किरायों में अज खुद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब सिविल एविएशन इंतजामिया भी एयरलाइंस की जानिब से किरायों में अज खुद इजाफे पर खामोश है। ऐसा लग रहा है कि सिविल एविएशन इंतजामिया ने मुसाफिरों को एयरलाइंस के रहमो करम पर छोड़ दिया है। उधर एयरलाइंस इंतजामिया का कहना है रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फिजाई टिकट्स की कीमतों में इजाफा किया गया है। और अब अच्छी खबर है, खातीन के लिए शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमत में कमी देखी जा रही है। फी तोला सोने की कीमत में 650 रुपए की कमी देखी जा रही है। आपको बताते चले, शहर के सराफा बाजारों से अच्छी खबर सामने आई है। फी तोला सोना कीमत 650 रुपए कमी देखी जा रही है। सोने की कीमत में कमी देखी जा रही है। आपको बताएं, फी तोला सोने की कीमत में 650 रुपए कमी देखी जा रही है। सराफा बाजार में सोने की कीमत में कमी देखी जा रही है। फी तोला सोने की कीमत में 650 रुपए कमी सामने आई है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे टाउनशिप में बच्चे पिंजरानुमा कमरों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट न्यू पब्लिक इस्लामिया प्राइमरी स्कूल में 6 जमातों के लिए सिर्फ 2 कमरे, कमरों की खस्ता हालत, छतें भी खतरे का निशान। तलबा खेल के लिए तरसने लगे हैं। ये मनाजिर हैं 4 मरला पर मुहित गवर्नमेंट न्यू पब्लिक इस्लामिया प्राइमरी स्कूल टाउनशिप के, जहां ज़ेरे तालीम 140 तलबा के लिए सिर्फ पिंजरानुमा 6 फुट के 2 कमरे हैं। 3 से लेकर 5वीं जमात तक के तलबा और तालिबात बरामदे में बैठकर एक दूसरे के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, जिससे कोई भी यकसुई से शायद ही कुछ सीख पाता हो। स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों की हसरत है कि वो भी ऐसे स्कूल में पढ़ें जहाँ ग्राउंड हो, बड़ा स्कूल हो और सहूलियात मौजूद हों। हमारा भी दिल करता है हम प्ले ग्राउंड में खेलें, लेकिन यहाँ प्ले ग्राउंड भी नहीं है और वैसे भी बच्चे क्लासों में बैठ के ब्रेक करते हैं और यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है। छोटा सा स्कूल है, हमारा दिल करता है हम बड़े स्कूल में जाएं। हमारा स्कूल बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा खेलने का रुझान होना चाहिए। स्कूल में 4 टीचर और 1 हेड मिस्ट्रेस हैं, जिन्होंने कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जबकि मकामी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन अजमल हाशमी का कहना था कि स्कूल का मसला हल करने के लिए महकमे तालीम ने कभी तवज्जो नहीं दी। कोई हाल ही नहीं है। हमने लातादाद मरतबा हुकूमत को बताया है, आज की हुकूमत भी जो कहती थी कि तब्दीली आएगी और बच्चे पढ़ेंगे, तो जो आपने अपनी आंखों से ये हाल देख लिया है। हम ये अपना टीचर को मिले हैं, इधर का और मामला हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस स्कूल की तरफ तवज्जो नहीं है। स्कूल नुमा इस पिंजरे की छतों की हालत भी इंतहाई नागुफ्तबह है। महकमे तालीम शायद किसी हादसे के बाद ही कार्रवाई करने का इरादा रखता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ वकार घुमन, सिटी 42। अभी शामिल करेंगे अहम खबर। आपको बताएंगे जुबली टाउन क्रिकेट स्टेडियम केस में एलडीए का अफसर वादा मुआफ गवाह बन गया। जुबली टाउन ने पार्क को गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील करने का मामला डेप्यूटी डायरेक्टर एलडीए हारून सैफी ने अपने बयान पर कच्चा छट्टा खोल डाला। आपको बताएं कि चीफ इंजीनियर एलडीए के ज़बानी अहकामात पर स्टेडियम की तामीर का काम शुरू कराया। हारून सैफी की जानिब से ऐसा बताया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन ने तामीराती काम के निगरानी के अहकामात दिए। हारून सैफी का ऐसा कहना था। मजीद जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, ये जुबली टाउन का जो केस है, इसमें अब एलडीए का अपना अफसर ही वादा माफ गवाह बन गया है और उसने तमाम तर मलबा जो है वो अपने आला हुकाम पे डाल दिया। तहरीरी तौर पे ये एंटी करप्शन को बयान दिया गया है, जिसकी जो कॉपी है वो सिटी 42 ने हासिल की है। इसमें हारून सैफी ने बताया है कि तमाम तर अहकामात उसने चीफ इंजीनियर एलडीए मजहर हुसैन खान के ज़ुबानी अहकामात पे किए और वहाँ पे स्टेडियम तमीर हो रहा था। इसका भी एतराफ़ किया। जिस कंपनी की जानिब से अल-फुरकान कंपनी की जानिब से बनाया जाता है, इसका भी एतराफ़ किया गया। इस बयान में ये भी कहा गया है कि एशियन कंसल्टिंग के जानिब से इसका डिज़ाइन किया गया था, 4 दीवारी बनाई गई थी और एलडीए के डायरेक्टर इकरार हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर शबीर हुसैन इसमें मुलव्विस थे और उनके अहकामात पे काम किया जा रहा था। 4 दीवारी भी की जा रही थी। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि पार्क लेन जो कंपनी है जिसका नाम लिया जा रहा है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। वाज़िया रहे कि एलडीए हुकाम ने ये कहा था कि यहाँ पे कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाया जा रहा। एंटी करप्शन ने नाजायज़ पर्चा दिया है और एलडीए के अफसरान को इसमें घसीटा जा रहा है, लेकिन अपने ही अफसर के बयान के बाद अब तमाम कच्चा छट्टा खुल गया है और एंटी करप्शन के पर्चे को तक़वियत मिली है इस बयान के बाद, जिसको अब 22 अप्रैल जो कि ज़मानतों का दिन है उसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा। और हारून सैफी जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्हीं के तमाम तर वर्किंग थी। स्टेडियम के लिए एस्टीमेट बनाया गया, इसका वर्क पेपर बनाया गया। अब ये बयान सामने आया है और उसमें चीफ इंजीनियर एलडीए मजहर हुसैन खान पर जिम्मेदारी जो है वो आयद कर दी गई है। जी जिम्मेदारी आयद कर दी गई है। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि शहरियों का डाटा चेक करने के लिए बनाई गई टोल किट तक अफसरान को रसाई दे दी गई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और एसएचओस को टोल किट तक रसाई दी गई है। टोल किट के जरिए शनाख्ती कार्ड, गाड़ियां, मोबाइल फोन, सिम समेत दीगर चेक हो सकेगा। 8 माह कबल इन्वेस्टिगेशन पंजाब ब्रांच ने टोल किट पर पासवर्ड लगा दिए थे। टोल किट के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर पाबंदी थी। सिर्फ एसएसपी रैंक के अफसरान को टोल किट की रसाई हासिल थी। बगैर एफआईआर के किसी भी शहरी का रिकॉर्ड चेक नहीं हो सकेगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की जानब से जो तकरीबन 8 माह कबल पंजाब भर में जितने भी अफसरान थे जिनमें इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और एसएचओ के गलत इस्तेमाल की वजह से टूल किट की रसाई जो थी वो बंद कर दी गई थी और तमाम अफसरान के पासवर्ड बंद कर दिए गए थे और उसके बाद सिर्फ एसएसपी रैंक के अफसरान को
نامینیٹ کیا تھا کہ وہ ٹول کٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. وہی صرف کسی بھی شہری کا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں جس میں موبائل ڈیٹا, CNIC ڈیٹا, اس کے ساتھ ساتھ گاڑی چوری اور دیگر جو 14 مختلف قسم کی سہولیات اس میں موجود تھی, جس پر اب دوبارہ ریکویسٹ کی گئی تھی تمام RPOs اور DPOs کی جانب سے کہ انویسٹیگیشن کا کام اور آپریشن کا کام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور اس لیے تمام جو متعلقہ SHOs ہیں اور انچارج انویسٹیگیشن ہیں ان کو ٹول کٹ تک رسائی دی جائے, جس پر انویسٹیگیشن برانچ نے پنجاب بھر کے تمام جو انچارج انویسٹیگیشنز ہیں اور SHOs کو اس کی رسائی دے دی گئی ہے. اور اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اب کسی بھی شہری کا جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح چیک نہیں کیا جا سکے گا, چونکہ جس بھی شہری کا ڈیٹا چیک کرنا ہوگا اس میں FIR نمبر ڈالنا ضروری ہوگا. اس میں مختلف چیکس لگا دیے گئے ہیں تاکہ ٹول کٹ کا غلط استعمال نہ ہو سکے, ذاتی استعمال نہ ہو سکے. بہت شکریہ علی صاحی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جناح ہسپتال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو آڈٹ کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. جناح ہسپتال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. FBR ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے جناح ہسپتال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا سال 2017-18 کا آڈٹ جاری. FBR نے ریکارڈ فراہمی کے لیے 7 دن کی مہلت دے دی ہے. FBR کی جانب سے 7 دن کی مہلت دی گئی ہے. مزید جان لیتے ہیں رضوان نقوی سے. جی رضوان بتائیے گا. جی بالکل, FBR کے ریجنل ٹیکس آفس 2 کی جانب سے جناح ہسپتال اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا ود ہولڈنگ ٹیکس آڈٹ شروع کر کے FBR کی جانب سے دونوں اداروں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے FBR نے 7 روز میں جناح ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ود ہولڈنگ ٹیکس آڈٹ کے لیے ریکارڈ فراہم کرنے کی مہلت دی ہے. اس حوالے سے FBR حکام کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت ٹیکس کے آڈٹ کے لیے جو ہے وہ اگر ریکارڈ فراہم نہیں کیا جاتا تو دونوں اداروں کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. FBR نے جو کانٹریکٹرز کو پیمنٹس کی گئی ہیں تعمیراتی منصوبوں کے حوالے سے, اس حوالے سے دونوں اداروں سے تفصیلات طلب کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی خریداری کے حوالے سے بھی تفصیلات جو ہیں وہ FBR کی جانب سے طلب کر لی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ رضوان نقوی, آپ ہمارے ساتھ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے ادویات کے فنڈز دیگر ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوں گے. محکمہ پرائمری ہیلتھ فنڈ تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن پر خرچ کرے گا. ہیپاٹائٹس پروگرام کی مہنگی ادویات خریدنے کی کوشش کے انکشاف پر خریداری روکی گئی. ہیپاٹائٹس کی ادویات اسپیشلائزڈ ہیلتھ سے ادھار لے لی گئیں. آپ کو بتائیں کہ ادویات کے فنڈز دیگر منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کی ادویات کے فنڈز اب دیگر ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. محکمہ پرائمری ہیلتھ فنڈز تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن پر خرچ کرے گا. شاید صحت معاملات جو ہیں وہ اتنے اہم نہیں سمجھے جا رہے, اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ہیپاٹائٹس پروگرام کی مہنگی ادویات خریدنے کی کوشش کے انکشاف پر خریداری روکی گئی ہے. زاہد چودھری سے جان لیتے ہیں. جی زاہد چودھری, کیا معاملہ ہے؟ جی یہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا جو ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام ہے, یہ جب سے شروع ہوا تو اس میں متعدد بار اس سے قبل بھی جو ہے وہ کنٹروورسیز سامنے آئی تھیں, خاص طور پر ادویات کی خریداری مہنگے داموں کرنے کے حوالے سے. اور رواں مالی سال میں بھی 50 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے تھے کہ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت ادویات خریدی جائیں گی. یہ ادویات مہنگے داموں خریدی جا رہی تھیں اور اس کوشش کا علم ہونے پر جو ہے وہ اسے ناکام بنا دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ادویات خریداری بھی جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی, ملتوی کر دی گئی. اور اب یہ فنڈ جو ہیں 50 کروڑ روپے کے چونکہ استعمال نہیں ہو سکے اور ادویات جو ہیں وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے ادھار لے کر کام چلایا جا رہا ہے, تو ان فنڈز کو اب تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کو وہاں پہ خرچ کیا جائے گا تاکہ رواں مالی سال کے دوران ان کو استعمال کیا جا سکے. بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا. نشاط ہوٹل میں سج گیا ہے رنگوں اور روشنیوں کا فیشن ویک. پاکستان فیشن ڈیزائن کاؤنسل کے 20ویں PFDC فیشن ویک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. زین مدنی سے جان لیتے ہیں. جی زین بتائیے گا. سٹی 42 کے ناظرین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ لاہور شہر میں جو ہے وہ ایک میلہ سجنے جا رہا ہے جس کو فیشن ویک کہتے ہیں, اور یہ فیشن ویک پاکستان فیشن ڈیزائن کونسل کے تحت جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نشاط میں 20واں ایڈیشن جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آج شروع ہونے جا رہا ہے, اور PFDC فیشن ویک کو جو کوریوگراف کریں گی سعدیہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے نیو یارک سے. اسپیشلی جو ہے وہ ہر سال PFDC کا فیشن ویک کرنے کے لیے آتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گی سعدیہ پاکستان فیشن انڈسٹری کے حوالے سے؟ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ اس کو کس نظر میں دیکھ رہی ہیں؟ میرے خیال سے پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ہم لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے, ہمارے بچوں میں اتنا ہنر ہے,
اور اسپیشلی کہ مجھے یہ پلیٹ فارم PFDC بہت اچھا لگتا ہے. آئی تھنک کہ PFDC ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں نہ تو خالی نیا ہنر ڈیزائنرز کے حساب سے پروموٹ کیا جاتا ہے پر ماڈلز کے حساب سے بھی پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو ایوالو ہوا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اٹس بیکم ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارمز ان پاکستان. And I am extremely proud of PFDC. جو ہونے والے نئے ملبوسات ہیں جو ریمپ پر جلوہ گر ہوں گے. زین آپ کا بہت شکریہ.